हेलो एवरीवन, तो आज गए हम फिर से आपके लिए यानी कि क्लास 10th हिंदी कोर्स बी के स्टूडेंट्स के लिए। जैसे ही कोर्स ए का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि मैम कोर्स बी, तो देखिए कोर्स बी भी हम लेकर आ गए। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई है, क्योंकि हम आपका साथ पूरे टाइम देंगे। जहाँ मैंने पूरा सिलेबस टाइम टू टाइम आपका ख़त्म करवाया और साथ ही साथ आजकल वन शॉट भी हम करा रहे हैं। अब हम जो लेकर आएंगे वो अब आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड जितने भी वीडियोस हैं वो, जिनमें PYQs रहेंगे, आपके सैम्पल पेपर्स रहेंगे, मैराथन्स रहेंगे, क्विक रिविजन्स के, ये सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तो बात करें अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो याद रखिए 2021, 22, 23, 24 इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैं पहले भी करा चुकी हूँ आपको, ठीक है। पहले ये सारे मैं करा चुकी हूँ, सिर्फ 25 का रह गया था तो वो हम इस साल करा रहे हैं, क्योंकि भाई लास्ट ईयर तो 25 हुआ था। तो 25 का प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपको करा रही हूँ। अब बात करें अगर पेपर पैटर्न की, तो लास्ट ईयर जो पेपर पैटर्न था सेम एज इट इज इस बार भी आपका है। सिलेबस में भी कोई चेंजेस नहीं है। तो एक तरीके से ये समझ लीजिए कि जैसे पेपर पिछले साल आया था वैसा ही इस बार भी आएगा। सैम्पल जो आपका मॉडल सैम्पल पेपर CBSE ने इशू किया था वो मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ, तो आप इसको मिलाकर देख सकते हो कि किस तरीके से मॉडल सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एकदम सिमिलर है, पैटर्न सेम है आपका, क्वेश्चंस तो बदलेंगे ही बदलेंगे, है कि नहीं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस प्रीवियस ईयर यानी कि 2025 में क्वेश्चन पेपर आया किस तरीके का था। तो ये क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2025 सेट 1 सॉल्यूशन है आपका। चलिए देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा एक चीज कि आपके पास कुछ सामान्य निर्देश आते हैं पेपर में। हर बार हम जब आपको सैंपल पेपर कराएंगे तो हर सैंपल पेपर में आपको एक निर्देश दिया रहेगा। अब ये ऐसा क्यों? क्योंकि आप तो ये कहोगे कि मैम हम तो जानते हैं ये दिया रहेगा, लेकिन तब भी जब पेपर आपके पास आए तो उसे पढ़िएगा जरूर, और सैंपल पेपर में भी, क्योंकि आपको पूरे एक पेपर से मुझे हैबिचुअल कराना है, ताकि जब आपके पास एग्जामिनेशन पेपर आए तो आपको लगे अरे ये तो मैं कर चुका हूं, मैं फटाफट कर लूंगा, है ना। इस तरीके से हमें काम करना है। चलिए, तो सामान्य निर्देश में 3 घंटे का समय रहेगा, पूर्णांक आपका 80 मार्क्स का रहेगा, यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 80 मार्क्स का पेपर आया था। निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से अनुपालन करना है, ठीक है। चलिए देखिए, इस प्रश्न पत्र में कुल 16 प्रश्न हैं और सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। यानी कि 3 जो आपके पास में 4 खंड दिए गए हैं, का, खा, गा, घा, इनमें टोटल मिलाकर 16 प्रश्न हैं और 16 के 16 प्रश्न करने हैं, आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है। तो घबराइए नहीं, इन प्रश्नों के अंदर उप प्रश्न दिए गए हैं और उनमें ऑप्शन मौजूद हैं आपके पास में। इस प्रश्न पत्र में कुल 4 खंड है, का, खा, गा, घा। खंड का में अपठित गद्यांश से प्रश्न पूछे गए हैं जिनके उत्तर दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए दीजिए। तो ध्यान दीजिए, खंड का अपठित बोध है, आपके पास 2 गद्यांश आएंगे, दोनों गद्यांश के अंदर जितने प्रश्न दिए हैं आपको सारे करने हैं, आपके पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। अभी आप बोलोगे मैम ऑप्शन थे, अपठित बोध में कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अब जाते हैं खंड खा में व्यवहारिक व्याकरण से प्रश्न पूछे गए हैं, आंतरिक विकल्प दिए गए। तो खंड खा में जो व्यवहारिक व्याकरण से आधारित प्रश्न हैं वो करीबन दिए रहेंगे 20 और आपको करने होंगे 16। यानी कि आपके पास जो व्याकरण के 4 टॉपिक हैं उस पर टॉपिक आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको सिर्फ 4 करने होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से 20 क्वेश्चन पूछे गए और आपको 16 करने होंगे। खंड गा में पाठ्य पुस्तक आधारित है, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। तो खंड गा जो है वो हमारी दोनों जो पाठ्य पुस्तक है, स्पर्श भाग 2 और संचयन भाग 2 पर आधारित प्रश्न दिए जाएंगे। इनमें बहुविकल्पीय भी हैं, लघु उत्तरीय हैं और दीर्घ उत्तरीय, तीनों टाइप के क्वेश्चन दिए हैं और आपको निर्देश दिए रहेंगे, ऑप्शंस भी दिए रहेंगे। खंड घा रचनात्मक लेखन पर आधारित है, आंतरिक विकल्प दिए गए। तो खंड घा जो है वो लेखन आधारित है, जिसमें आपके पास में अनुच्छेद है, औपचारिक पत्र है, सूचना है, विज्ञापन है, लघु कथा है, ईमेल है, ये सारी चीजें आपके लिए दी रहेंगी और हर प्रश्न के साथ ऑप्शन मौजूद रहेगा, ठीक। चलिए, यथासंभव सभी खंडों के प्रश्नों के उत्तर क्रमशः देने हैं, यानी कि 1 से लेकर 16 तक के जो प्रश्न हैं उनको आपको सीक्वेंस में करना है, ध्यान रखिएगा। कोई भी एक मत सोचिएगा कि अरे चलो पहले प्रश्न संख्या 12 कर लेते हैं, फिर प्रश्न संख्या 2 कर लेंगे, फिर 1 कर लेंगे, नहीं। 1 से लेकर 16 तक सीक्वेंस में काम करिएगा, ये हर पेपर में निर्देश दिए रहते हैं और आपको ऐसे ही काम करना होगा,
ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले है का अपठित बोध, जहां पर आपके सामने 2 गद्यांश रहेंगे। एक गद्यांश 7 नंबर का, दूसरा भी 7 नंबर का। इसमें भी आपके पास 3 तरह के प्रश्न आ रहे हैं। जैसे एक गद्यांश के अंदर 3 बहुविकल्पीय रहेंगे, एक लघु उत्तरीय रहेगा और साथ ही साथ 2 आपके पास एक अति लघु रहेगा और 2 लघु उत्तरीय रहेंगे। ठीक है, 3 बहुविकल्पीय, 1 अति लघु और 2 लघु उत्तरीय। ठीक है, चलिए देखते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर देने हैं। 7 नंबर का रहेगा, 7 नंबर का एक गद्यांश और 7 नंबर का ही दूसरा गद्यांश भी रहेगा। क्रोध दुख के चेतन कारण के साक्षात्कार और अनुमान से उत्पन्न होता है। ठीक है, अब मतलब बता दें गुस्सा क्यों होता है। गुस्सा होता है चेतन कारण के साक्षात्कार, यानी कि जो हमारे सामने प्रत्यक्ष यानी कि जो चीजें मौजूद रहती हैं उनके कारण, उनसे जब हमारा सामना होता है तो ऐसा होता है, और या फिर उनका हम एग्जम्पशन करते हैं तो क्रोध आ जाता है। साक्षात्कार के समय दुख और उसके कारण के संबंध में परिज्ञान आवश्यक है, यानी कि बहुत जरूरी है कि सारी सिचुएशन को पहले आप जान लीजिए तो आपको क्रोध नहीं आएगा। 3-4 महीने के बच्चे को कोई हाथ उठाकर मार दे तो उसने हाथ उठाते तो देखा, पर उसकी पीड़ा और उस हाथ उठाने से क्या संबंध है यह वह नहीं जानता। अतः वह केवल रोकर अपना दुख मात्र प्रकट कर सकता है। दुख के कारण की स्पष्ट धारणा के बिना क्रोध का उदय नहीं होता। दुख के सज्ञान कारण पर प्रबल प्रभाव डालने से प्रवृत्त करवाने वाला मनोविकार होने के कारण क्रोध का आविर्भाव बहुत पहले देखा जा सकता है। यानी कि जो चीजें हो रही हैं वो एक्चुअल एंड तक पहुंचे उससे पहले ही हमें गुस्सा आ जाता है। गुस्सा हमें, अगर चीजें हम पूरी तरीके से सिचुएशन को समझ ले तो शायद हमें गुस्सा ना आए। शिशु अपनी माता की आकृति से परिचित हो जाने पर जो ही यह जान जाता है कि दूध इसी से मिलता है, भूखा होने पर वह उसे देखते ही अपने रोने से कुछ क्रोध का आभास देने लगता है। यानी कि उसको भूखा होगा और साथ ही साथ उसे कुछ गुस्सा भी आने लगता है। सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से कष्टों की चिर निवृत्त का उपाय ही ना कर सकेगा। यानी कि अगर दूसरे जो हमको तकलीफ देंगे हम उनसे निवारण ही नहीं पा पाएंगे अगर हमारे अंदर क्रोध नहीं होगा। समाज में निराशा और अत्याचार का बोलबाला बढ़ जाएगा। कोई मनुष्य किसी दुष्ट के नित्य 2-4 प्रहार सहता है। यदि उसमें क्रोध का विकास नहीं हुआ है तो वह केवल आह उह करेगा, जिससे उस दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कोई दुष्ट मेरे ऊपर प्रहार कर रहा है तो अगर हम क्रोध नहीं करेंगे, आह उह करेंगे, उसके अत्याचार को सहते रहेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उस अत्याचारी को, जब तक हम पलट कर उसको गुस्सा नहीं करेंगे। ठीक है, उस दुष्ट के हृदय में विवेक, दया आदि उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा। संसार किसी को इतना समय ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए नहीं दे सकता है। ठीक है, कोई भी हमारा गुस्सा पूरी तरह प्रकट करने का इंतजार नहीं करेगा। तो हमने समझा ये पूरा गद्यांश। अब आते हैं इस पर पहले 3 बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला है क्रोध की उत्पत्ति का क्या कारण है। सामने वाले के हृदय में दया उत्पन्न करना, दुख के चेतन कारण के साक्षात का अनुमान, क्रोध को अपना जन्म सिद्ध अधिकार मानना, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण ना रख पाना। तो जाहिर सी बात है ये है आपका सेकंड ऑप्शन, दुख के चेतन कारण के साक्षात का अनुमान लगाना। कि हम ये एजम्पशन करते हैं, ये अनुमान लगाते हैं कि आखिर हमारे दुख का कारण क्या है। माँ की गोद में जाते ही शिशु क्यों शांत हो जाता है। माता शिशु की जननी है, सुरक्षा का अनुभव करता है, माँ की गोद में ममता का अनुभव करता है, माँ की आकृति पहचान, भूख शांत हो जाने की आशा है। तो सही क्या है, माता शिशु की जननी है। वो इसीलिए क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन वही फील करता है। वो जैसे ही माँ की गोद में आएगा वो शांत हो जाता है। अब आएगा कथन और कारण। आपको मैं अच्छे तरीके से बता दूं, जहां कहीं पे भी बहुविकल्पीय प्रश्न है आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश। ठीक है, याद रखिए 40 में 3 आपके पास में गद्यांश दिए गए हैं और 1 पद्यांश दिया गया है। सब में कथन और कारण आधारित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है, निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों के सही उत्तर चुनकर लिखिए। क्या है,
क्रोध की आह ऊह का दुष्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कथन सही है। दुष्ट के हृदय में विवेक, दया आदि उत्पन्न करने में बहुत समय लगेगा, तो यहां पर अगर हम देखें तो कथन सही है, और लेकिन कथन की व्याख्या कारण सही से नहीं कर रहा है। अब वो आ ऊ का इसलिए प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हम इतनी क्रोध से बोल नहीं रहे, तो यहां पर वो जो व्याख्या कर रहा है वो गलत है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे प्रश्न पे। अब यहाँ पर 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3 नंबर वो हो गए और 4 नंबर ये, 7 नंबर के प्रश्न हमारे पास में हो जाएंगे। गद्यांश का लेखक सामाजिक जीवन में क्रोध का समर्थन करता है, क्यों? उन्होंने कहा ना आखिरी स्ट्रेंजा में कि भाई क्रोध आना भी जरूरी है, तो वो उन्होंने समर्थन क्यों किया है? गद्यांश का लेखक सामाजिक जीवन में क्रोध का समर्थन करता है क्योंकि उसके अनुसार यदि मनुष्य में क्रोध ना हो तो वह दूसरों द्वारा पहुंचाए जाने वाले कष्टों का प्रतिकार नहीं करेगा, यानी कि हम उसका विरोध ही नहीं करेंगे अगर हमारे अंदर क्रोध नहीं होगा। इससे समाज में अत्याचार और निराशा बढ़ जाएगी। क्रोध अन्याय के विरोध में खड़े होने और अत्याचार का सामना करने की शक्ति देता है, यानी कि हम उससे लड़ पाते हैं। अब आते हैं गद्यांश के आधार पर क्रोध की व्याख्या कीजिए। अभी हमने पूरा गद्यांश पढ़ा, अब आपको बताना है कि आखिर क्रोध होता क्या है। ठीक है, गद्यांश के आधार पर क्रोध की व्याख्या इस प्रकार की जा सकती है। क्रोध दुख के चेतन यानी कि सचेत कारण की साक्षात या अनुमान से उत्पन्न होने वाली भावनात्मक प्रतिक्रिया है, इमोशनली जो हम रिएक्ट करते हैं। यह तब उत्पन्न होता है जब व्यक्ति दुख के स्रोत या कारण को स्पष्ट रूप से जान लेता है। आखिर हमको दुख किस लिए हुआ है, तब हमको क्रोध आता है। क्रोध एक मनोविकार है जो दुख के कारण पर प्रबल प्रभाव डालने के उद्देश्य से उत्पन्न किया जाता है। दुख का कारण जो कोई भी है, हम उस पर प्रभाव देने के लिए ही क्रोध करते हैं। तो इस तरीके से हमें आंसर करने हैं। सेम एज इट इज पैटर्न में आपके पास दूसरा गद्यांश आएगा, जहां पर 3 आपके पास में बहुविकल्पीय और 2 लघु उत्तरीय रहेंगे। चलिए पढ़ते हैं। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। चलिए देखते हैं। भारतीय चिंतन में स्वास्थ्य का अर्थ स्व से स्थित होता है। दूसरे शब्दों में एक आत्मस्थित व्यक्ति को स्वस्थ कहा जाता है। ठीक है, जीवन का आनंद लेने के लिए स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। अब जाहिर सी बात है, अगर हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी तभी तो हमें जीवन का मजा आएगा कि नहीं आएगा। हाँ, स्वास्थ्य व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। समाज का एक उत्पादक सदस्य होने के नाते हमें जागरूक और शरीर की क्रियाशील होने की आवश्यकता है। अब जाहिर सी बात है, अगर हम समाज में रह रहे हैं तो समाज को हमें लाभ भी पहुंचाना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम स्वस्थ रहें। स्वास्थ्य मनोविज्ञान में एक मनोवैज्ञानिक कारक आते हैं जो स्वास्थ्य को बनाए रखने और उन्नत करने में सहायक होते हैं। यह उन कारकों की भी खोज करता है जो रोग की स्थिति पैदा करते हैं। हमारे जीवन शैली और सोचने एवं व्यवहार करने के तरीके लोगों के स्वास्थ्य स्तर में योगदान करते हैं। व्यायाम, पौष्टिक भोजन लेना और धूम्रपान जैसे दुर्व्यसनों में परिवर्तन से शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। यानी कि बुरी आदतें हटाइए और अच्छा भोजन करिए तो आप स्वस्थ रहेंगे। स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक कुशल क्षेम की अवस्था को कहते हैं। क्या कहते हैं? जब हम शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी स्वस्थ हो। यह एक सकारात्मक अवस्था है। लोगों के व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में स्वास्थ्य का केंद्रीय स्थान है। आज की दुनिया में लोगों के गुणात्मक जीवन को चारों ओर से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। यानी कि हम क्या करते हैं, हम हर तरह की चुनौती का सामना करते हैं, चाहे जैसा हो, है कि नहीं? जैसी भी हो, हमें हर तरह की चुनौती का सामना करना पड़ता है, जिसका परिणाम लोगों का गिरता स्वास्थ्य है। एक और बाहरी पर्यावरण बड़ी तेजी से बदल रहा है। इससे अनेक पर्यावरणीय तनावों में सफलतापूर्वक निपटने की आवश्यकता है। सामाजिक संरचना में आए बदलाव जैसे परिवार और अन्य सामाजिक संस्थानों का विघटन, प्रतिस्पर्धा और उपभोक्तावादी संस्कृति द्वंद्व और असहयोग को बढ़ावा प्रदान कर स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। तो आपने देखा कि ये पूरा पैरा हमारे स्वास्थ्य से संबंधित कहीं ना कहीं पर था। चलिए देखते हैं क्या दिया गया है। 3 बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला है, गद्यांश के अनुसार व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। क्या है?
धन, संघर्ष, स्वास्थ्य या परिश्रम। जाहिर सी बात है स्वास्थ्य बहुत जरूरी। अच्छा, गद्यांश के अनुसार व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। नहीं, गलत है। ये व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के लिए महत्वपूर्ण आपका स्वास्थ्य है, संघर्ष नहीं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? स्वास्थ्य पर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, समाज का उत्पादक सदस्य होने से क्या अभिप्राय है? समाज के विकास में योगदान देने वाला सक्रिय नागरिक बनेंगे, कल कारखानों में काम करने वाला मेहनती श्रमिक, खेत खलिहानों में काम करने वाला परिश्रमी किसान, देश के विकास में योगदान देने वाला चिंताशील वैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर हमारा क्या रहेगा? वो है देश के विकास में योगदान देने वाला चिंताशील वैज्ञानिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं तीसरा, निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों के से सही उत्तर चुनकर लिखिए। जैसे मैंने बताया कथन और कारण आधारित आपके पास एक प्रश्न हर एक गद्यांश पद्यांश में आएगा ही आएगा। ठीक है, देखिए कथन क्या है? उत्तम स्वास्थ्य व्यक्ति के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही है। कारण है मन की जागरूकता और शरीर की क्रियाशीलता स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है? कथन सही है लेकिन कारण कथन की गलत व्याख्या कर रहा है। व्याख्या भी आपको देखना है कि जो कथन दिया गया है उसकी सही व्याख्या हो भी रही है या नहीं। चलिए अब 2 लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला है, क्या दिया है? स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले नकारात्मक कारकों का उल्लेख कीजिए। यानी जो हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जो कहीं ना कहीं हमको हार्म करते हैं। क्या है? स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाले नकारात्मक कारक निम्नलिखित हैं। बाहरी पर्यावरण में तेजी से आने वाला बदलाव, पर्यावरणीय तनाव, सामाजिक संरचना में आए परिवर्तन जैसे परिवार और सामाजिक संस्थाओं का विघटन, प्रतिस्पर्धा और उपभोक्तावादी संस्कृति, द्वंद्व और असहयोग की भावना का बढ़ना। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके गद्यांश में दी है, बस आपको उसको एक एक करके पॉइंट में डालना है। ये सभी कारक व्यक्ति के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। 5th क्वेश्चन है, स्वास्थ्य किसे कहते हैं? शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जा सकता है? ठीक है, देखिए स्वास्थ्य शारीरिक और मानसिक कुशल क्षेम की अवस्था को कहते हैं। देखिए सेम वही लाइन है जो हमारी गद्यांश में थी, हमने यहाँ रखी। यह एक सकारात्मक स्थिति है जिसमें व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्रिय और मानसिक रूप से संतुष्ट है। ठीक है, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नियमित व्यायाम, पौष्टिक भोजन का सेवन, धूम्रपान जैसे दुर्व्यसनों से दूर रहना, इन सभी उपायों का पालन आवश्यक है। अगर हम सारी चीजों से बचे रहेंगे तो हम कहीं ना कहीं सही भी रहेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा खंड का खत्म हो गया, हमने 14 मार्क्स का पेपर सॉल्व कर लिया। अब हम आ जाते हैं अपने खंड खा, जहां पर व्यवहारिक व्याकरण आधारित प्रश्न है। प्रश्न संख्या 3, 4, 5, 6 ये हमारे खंड खा में आएंगे और व्यवहारिक व्याकरण आधारित प्रश्न रहेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 3 में हमारे पास पदबंध आधारित प्रश्न रहेंगे। उसके बाद 4 में हमारे पास आपके रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण आधारित 5 प्रश्न रहेंगे, जिनमें आपको 4 करने होंगे। फिर उसके बाद समास आधारित 5 प्रश्न आएंगे, जिनमें से हमें 4 प्रश्न करने होंगे। उसके बाद मुहावरे आधारित 5 प्रश्न आएंगे, जिनमें से सिर्फ 4 प्रश्न करने होंगे। ठीक है, एक एक नंबर का एक एक प्रश्न रहेगा, तो इस तरीके से 16 प्रश्न हम करेंगे और हमें 16 नंबर मिलेंगे। चलिए देखते हैं। निर्देशानुसार पदबंध पर आधारित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 4 प्रश्न आपको करने, 5 दिए गए, 4 करने, 1 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। किसी वाक्य में विशेषण पदबंध की पहचान कैसे की जाती है? अब ध्यान रखिए, हमने आपको पदबंध के समय भी ये चीज बताई थी कि विशेषण पदबंधों का विस्तार हमेशा संज्ञा की विशेषता बतलाती है। ठीक है ना, तो विशेषण पदों का समूह या शीर्ष पद विशेषण हो, ये आपको ध्यान रखना है। हम पहचान के लिए क्या करेंगे? जो आपके विशेषण पदबंध के जो समूह होंगे, जैसे समझदारी, आज्ञाकारी, अकलमंदी, अगर इस तरह के कई सारे शब्द एक साथ हैं तो वो आपके क्या हो जाएंगे? विशेषण पदबंध कहला देंगे। कई सारे होने चाहिए, एक नहीं कई होने चाहिए। ठीक, हरिहर काका हवेली से दालान की ओर चल पड़े। वाक्य में क्रिया विशेषण अव्यय पदबंध चुनकर लिखिए। अब देखिए, क्रिया विशेषण चुनने के लिए हमें क्रिया देखनी पड़ती है। क्रिया क्या है? चल पड़े। ठीक है, अब चल पड़े, कहां चल पड़े? दालान की ओर। तो दालान की ओर जो है ये हमारा क्रिया विशेषण पदबंध है। ठीक है, क्या आएगा? क्योंकि वो स्थान को बता रहा है, जैसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, सीधे सीधे ये। ठीक है, तो हवेली से दालान की ओर चल पड़े, ये आपका क्या हो जाएगा? पूरी तरीके से क्रिया विशेषण पदबंध।
नेक्स्ट आ जाते हैं, गांव में एक बड़ी और विशाल ठाकुर बाड़ी है, वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद बताते हुए कारण भी स्पष्ट कीजिए। चलिए देखिए, अब यहां पर एक बड़ी और विशाल ठाकुर बाड़ी है, तो इस पूरे उसमें शीर्ष पद क्या है, किसके बारे में बताया जा रहा है, ठाकुर बाड़ी के बारे में बताया जा रहा है। ठाकुर बाड़ी संज्ञा है, इसलिए विशेषण पदबंध जो ठाकुर बाड़ी की विशेषता को बतला रहे हैं वो भी आपका संज्ञा पदबंध के अंतर्गत ही आ जाएगा। देखिए क्या है, संज्ञा पदबंध है, संज्ञा पदों का समूह है और शीर्ष पद संज्ञा है। हमने कारण बता दिया, ठाकुर बाड़ी की विशेषताएं भी उसी के अंतर्गत आ जाती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, दूसरों की मदद करने वाला वह लोगों की निंदा का पात्र बना, वाक्य में रेखांकित पदबंध का भेद है। अब क्या है, दूसरों की मदद करने वाला वह, आखिरी पद क्या है, वह क्या है, सर्वनाम है, इसलिए पूरा पदबंध आपका सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। ठीक, नानी से अपनी पसंद का खाना मांग कर खाने लगते थे, वाक्य में रेखांकित पदबंध होगा। आप देखिए क्या है, खाने लगते थे, आखिरी पदबंध क्या है आपका, क्रिया, मूल क्रिया और सहायक क्रिया। इस तरीके से ये जो अंडरलाइन वर्ड है रेखांकित पदबंध, ये पूरा क्रिया पदबंध कहलाएगा। चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 4, जहां पर हमारे रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। हमें सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर देने, 1-1 नंबर के प्रश्न रहेंगे। चलिए देखिए क्या है, शुद्ध सोना अलग है और गिन्नी का सोना अलग, सरल वाक्य में रूपांतरित कीजिए। तो देखिए यहां पर ये एक संयुक्त वाक्य दिया गया है, ठीक है। अब इसे सरल वाक्य में बदलेंगे तो जाहिर सी बात है क्या करेंगे, शुद्ध सोना और गिन्नी का सोना अलग अलग है, इस तरीके से इसे हम रूपांतरित कर देंगे। नेक्स्ट आते हैं, मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे रूपांतरित किया जाता है, उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, अगर ऐसे कोई प्रश्न आते हैं तो आपको कैसे आंसर देना है ये भी सीखिए। मिश्र वाक्य में प्रधान एवं आश्रित उपवाक्यों को स्वतंत्र वाक्यों में बदलना तथा उन्हें योजक से जोड़ना। अब जैसे क्या होता है, मिश्र वाक्यों में हम क्या करते हैं, हम वाक्य स्वतंत्र नहीं होते, उनका अर्थ हमेशा दूसरे वाक्य में छिपा होता है, तो उसमें से हमें अव्यय हम अगर हटा देंगे तो वो पूरी तरीके से स्वतंत्र वाक्य बन जाते हैं और फिर उन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए बीच में एक हम अव्यय लगा देते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, मिश्र वाक्य, जैसे ही अध्यापक कक्षा में आए छात्र शांत हो गए। अब इस जो आपका वाक्य है इसमें से आप अगर अव्यय हटा देंगे तो क्या होगा, वाक्य पूर्ण बन जाएगा। देखिए क्या है, अध्यापक कक्षा में आए छात्र शांत हो गए, ये तो हमने सरल वाक्य, देखो सिंपल, अध्यापक के कक्षा में आते ही छात्र शांत हो गए, इस तरीके से हम सरल वाक्य बना देंगे। नेक्स्ट आते हैं संयुक्त वाक्य में, अध्यापक कक्षा में आए और छात्र शांत हो गए, तो इस तरीके से हम इसको रूपांतरित करते हैं। बड़े बड़े बिल्डर समुद्र को पीछे धकेल कर उसकी जमीन को हथिया रहे हैं, संयुक्त वाक्य में रूपांतरित कीजिए। अब देखिए क्या है, ये सीधे सीधे एक सरल वाक्य है। अब इसे संयुक्त वाक्य में, एक तो जमीन का हथियाना है, पहली क्रिया क्या है, पीछे धकेलना, और दूसरा है हथियाना। तो दो क्रियाएं जब हम ढूंढ लेंगे तो इन्हें दो अलग अलग सेपरेट वाक्यों में डिवाइड करके बीच में एक अव्यय लगा देंगे। देखिए कैसे, बड़े बड़े बिल्डर समंदर को पीछे ढकेल रहे हैं, देखिए एक वाक्य हमने ये बना दिया, दूसरा बनाया उसकी जमीन हथिया रहे हैं और बीच में हमने और लगा दिया। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे ग्वालियर के मकान के दालान में 2 रोशनदान थे, मिश्र वाक्य में रूपांतरित कीजिए। अब ये एक सरल वाक्य है, इसे मिश्र में तब्दील कराना है। तो देखिए कहते हैं, हमारे ग्वालियर का जो मकान था, हमने क्या किया, जो जैसा अव्यय लगाकर पहले ही वाक्य को अपूर्ण कर दिया। उसके दालान में 2 रोशनदान थे। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं, फिल्म जगत में एक सार्थक और उपदेश परक फिल्म बनाना कठिन काम है, वाक्य का भेद लिखिए। आप देखिए क्या है, फिल्म जगत में एक सार्थक और उपदेश परक, यहाँ पर और 2 शब्दों के बीच में आया है, 2 वाक्यों के बीच में नहीं, तो ये गलती मत करिएगा। और देख के तुरंत बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, उसे संयुक्त वाक्य लिख देते हैं। पहले ध्यान से सेंटेंस को पढ़िए कि वो और जो शब्द है वो 2 वाक्यों के बीच में है या 2 शब्दों के बीच में। यहाँ पर ये 2 शब्दों के बीच में, ये सीधे सीधे एक सरल वाक्य में आ जाएगा। चलिए अब आगे प्रश्न संख्या 5, जहां पर समास आधारित हमारे पास 5 प्रश्न रखे गए और हमें 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 1 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। पहला है, शरण में आगतों की रक्षा करना मानव धर्म है, रेखांकित पदों की जगह समस्त पद प्रयुक्त कीजिए और समास का नाम बताइए। सबसे पहले देखिए क्या, शरण में आगतों यानी कि शरणागत,
ठीक है, शरणागत, शरण में आगत। अब में लगा है तो जाहिर सी बात है ये एक कारक है, तो ये तत्पुरुष समास होगा। कौन सा होगा आपका? अधिकरण तत्पुरुष समास। तो आपको अगर तत्पुरुष समास का भेद नहीं लिखना है तो मत लिखना, लेकिन इतना तो आप लिख ही दो कि तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो में लगा हुआ है, ये एक कारक है, और कारक आधारित समास हमारा कौन सा रहता है? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आते हैं, मधुमक्खी समस्त पद का विग्रह करते हुए समास का नाम भी लिखिए। अब हमें क्या करना है? ये समस्त पद है, इसका विग्रह करना है। देखिए क्या है, मधु की मक्खी या मधु का संग्रह करने वाली मक्खी, दोनों ही हमारा क्या आएगा? तत्पुरुष समास में आएगा, क्योंकि यहां पर भी की लग रहा है और यहां पर भी करने वाली हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आते हैं, द्वंद्व समास की विशेषता बताते हुए एक उदाहरण दीजिए। द्वंद्व समास में दोनों ही पद आपके क्या होते हैं? ध्यान से देखिएगा, द्वंद्व समास के हमारे दोनों पद जो है समान होते हैं, प्रधान होते हैं, और एक दूसरे के विपरीतार्थक भी होते हैं अधिकतर। द्वंद्व समास में पूर्व उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। उदाहरण सुख दुख, दूध और दही आदि। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, लंबोदर समस्त पद समास के किस भेद का उदाहरण है? कारण स्पष्ट कीजिए। अब देखिए यहां पर क्या है, बहुव्रीहि समास है, अन्य पद प्रधान है। कर्मधारय समास में पूर्व पद विशेषण होता है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, तो इसको आप कैसे लिखोगे? लंबोदर समस्त पद जो है वो किस भेद का उदाहरण है? वो बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, क्योंकि लंबोदर जो है उनमें दोनों ही पद गौड़ हो जाते हैं और ये तीसरे पद अर्थात गणेश की तरफ इशारा करता है, इसलिए यहां पर बहुव्रीहि समास होगा। जबकि कर्मधारय समास में जो है पूर्व पद विशेषण होता है, जबकि यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, चलिए आते हैं, नीलकंठ समस्त पद का विग्रह कर्मधारय और बहुव्रीहि समास दोनों के रूप में कीजिए। चलिए देखते हैं, तो नीला है जो कंठ वो हो जाएगा कर्मधारय समास। विग्रह पर ध्यान दीजिएगा, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, बहुव्रीहि समास। तो दोनों का विग्रह आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से होता है। चलिए अब आ जाते हैं पृष्ठ संख्या 6, जहां पर मुहावरे आधारित 5 प्रश्न रहेंगे और हमें सिर्फ 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। बड़े भाई साहब की रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटा मुंह बड़ी बात थी। पंक्ति में मुहावरा चुनकर वाक्य बनाइए। तो मुहावरा तो सीधे सीधे हमें समझ में आ रहा है, छोटा मुंह बड़ी बात। मुहावरा है, वाक्य आप कोई भी बोल सकते हैं कि क्या कहते हैं, मोहन अब ऐसी अक्सर ऐसी बातें करता, इतना छोटे होते हुए भी ऐसी बातें करता है कि छोटा मुंह और बड़ी बात। ठीक है, बाधा उत्पन्न करना, अर्थ को व्यक्त करने वाला उपयुक्त मुहावरा लिखिए। बाधा उत्पन्न करने वाला, देखिए यहाँ पर लिखा दीवार खड़ी करना, राह में रोड़े अटकाना, टांग अड़ाना। तो ये यहाँ पर अर्थ दिया था, आपको इसके मुहावरे ढूंढकर लिखने थे, हमने लिख दिए। नेक्स्ट आते हैं, अंधे के हाथ बटेर लगना। मुहावरे का वाक्य में इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। ठीक है, अंधे के हाथ बटेर लगना मुहावरे का हमें वाक्य में इस प्रकार प्रयोग करना है कि उसका जो अर्थ है वो स्पष्ट हो जाना चाहिए। चलिए देखते हैं, जहां पोस्ट ग्रेजुएट लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, वहीं 12वीं पास रमेश को क्लर्क की नौकरी पहले ही प्रयास में मिल गई। इसे कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। यानी कि अंधे के हाथ बटेर का मतलब इतनी जो है आपको, आपके अंदर इतनी सक्षम नहीं होते, लेकिन आपको तब भी अच्छी चीज प्राप्त हो जाती है। फिर आते हैं, भारतीय वैज्ञानिकों की विश्व में डैश है, उपयुक्त मुहावरे द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो तूती बोलती है या धूम मचाते, तो भारतीय वैज्ञानिकों की विश्व में धूम है, ये भी सही है। भारतीय वैज्ञानिकों की विश्व में तूती बोलती है, ये भी सही है। तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे के अर्थ को व्यक्त करने वाला कोई अन्य मुहावरा लिखिए। चलिए हमने यहाँ पर लिख दिया, राई का पहाड़ बनाना या बात का बतंगड़ बनाना। ठीक है, दोनों ही तरीके से सही आ जाता है। चलिए अब हम आ जाते हैं खंड गा में। खंड गा की शुरुआत हो रही है हमारी बुक स्पर्श से। अब कैसे आएंगे प्रश्न आपको मैं बता दूं। आपकी जो स्पर्श बुक है वो 2 खंडों में विभक्त है, काव्य खंड और गद्य खंड। काव्य खंड में 7 अध्याय हैं, गद्य खंड में 7 अध्याय। तो इन दोनों से सेपरेटली अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास गद्य खंड पर आधारित, तो गद्य खंड के जो 7 अध्याय हैं आपके पास में, जो बड़े भाई साहब से शुरू होते हैं, वहां से आपके को इन 7 चैप्टर में से कहीं से भी एक गद्यांश रख दिया जाएगा और उस पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको 5 करने होंगे।
ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्न संख्या 7 हो जाएगी। प्रश्न संख्या 8 में आपके 7 अध्यायों में से कोई भी 4 प्रश्न रखे जाएंगे, आपको 3 प्रश्न करने होंगे, ठीक है। तो 25 से 30 शब्दों के अंदर करने होंगे, 2-2 नंबर का एक प्रश्न होगा। तो चलिए वहां तक तो हम पहुंचते हैं, अभी बताते हैं, पहले प्रश्न संख्या 7 कर लेते हैं। क्या दिया है? निम्नलिखित पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो 7 अध्यायों में से एक गद्यांश रखा गया है, इन पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और 5 करने हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश लिया? या यो ही पढ़ गए? महज इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो, यानी कि हम क्यों पढ़ रहे हैं और ये क्या है। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। आजकल अंग्रेजों के राज्य का विस्तार बहुत बढ़ा हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते। संसार में अनेक राष्ट्र अंग्रेजों का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते, बिल्कुल स्वाधीन है। रावण चक्रवर्ती राजा था, संसार के सभी महिप उसे कर देते थे, बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे, आग और पानी के देवता भी उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नाम और निशान तक मिटा दिया, कोई उसे एक चुल्लू भर पानी देने वाला भी ना बचा। आदमी और जो कुकर्म चाहे करे पर अभिमान न करे, इतराए नहीं, अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों से गया। तो ये कहां से लिया गया है, आपको पसंद में आया? ये हमारा अध्याय है बड़े भाई साहब, जहां पर बड़े भाई साहब छोटे भाई को घमंड आ जाने के ऊपर उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि छोटे भाई लगातार पास हो रहे थे इसलिए, ठीक है। चलिए अब इस पर है 5 बहुविकल्पीय प्रश्न, एक एक नंबर के प्रश्न रहेंगे, सारे करने हैं। गद्यांश में रावण का उदाहरण किस उद्देश्य से दिया गया है? चलिए देखें, छोटे भाई को अभिमान के दुष्परिणामों से अवगत कराने के लिए, रावण की दुखदाई और एकाकी अंत से परिचित कराने के लिए, रावण को अंग्रेजों से भी अधिक शक्तिशाली बताने के लिए, रावण के शक्तिशाली साम्राज्य से परिचित कराने के लिए। तो किस लिए था? ये था आपका छोटे भाई को अभिमान के दुष्परिणामों से अवगत कराने के लिए, यानी कि जब हम अभिमान करते हैं तो इसके कितने गलत कारण मतलब परिणाम हो सकते हैं, इससे अवगत कराया। रावण को चक्रवर्ती सम्राट कहे जाने का प्रमुख कारण क्या है? चलिए देखते हैं। बड़े बड़े देवताओं को अपने नियंत्रण में रखना, संपूर्ण संसार पर अपना आधिपत्य स्थापित करना, राजा महाराजाओं से मनमाना कर वसूल करना, अपने राज्य का विस्तार दूर तक करना। तो रावण को चक्रवर्ती सम्राट क्यों कहा गया? क्योंकि संपूर्ण संसार पर उसका अपना आधिपत्य स्थापित किया था, उसने सब पर अपना अधिकार कर लिया था, इसलिए। चलिए कथन और कारण आधारित आ गया। कथन है, इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज नहीं, असल चीज है बुद्धि का विकास। कथन सही है। वास्तविक ज्ञान बौद्धिक ज्ञान है जो जीवन को सार्थक बनाता है। तो मेरे हिसाब से कथन सही है और कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है कि भाई बौद्धिक विकास क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी से हमारा जीवन सार्थक, हमारी बुद्धि कितनी विकसित होती है। चलिए अब हमें कॉलम मिलाना है। क्या है देखें, कॉलम 1 को कॉलम 2 से सुमेलित कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। नाम निशान मिटा देना, एक चुल्लू भर पानी ना देना, दीन दुनिया से जाना। इधर क्या है? कहीं का ना रहना, अस्तित्व समाप्त करना, थोड़ी भी सहायता ना करना। ठीक है, चलिए देखते हैं। नाम निशान मिटा देना यानी कि अस्तित्व समाप्त हो जाना, चुल्लू भर पानी ना देना, थोड़ी सी भी सहायता ना करना, दीन दुनिया से जाना यानी कहीं का न रहना। तो पहला का है दूसरा, तो पहले का दूसरा है, दूसरे का पहला है और तीसरे का तीसरा है। नहीं, तीसरे का तीसरा नहीं है, नो, पहले का दूसरा है, ठीक है, दूसरे का तीसरा है और तीसरे का पहला है, यहां पर आ रहा है। तो ये आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए 5th क्वेश्चन आ जाते हैं। गद्यांश के मूल भाव को व्यक्त करने वाला या करने वाले कथन हैं या हैं? एक कोई कथन सही होगा या कई कथन सही हो सकते हैं, नीचे ऑप्शंस दिए भी गए। चलिए देखते हैं। व्यक्ति को घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। शिक्षा प्राप्ति का उद्देश्य ज्ञान के साथ बौद्धिक विकास है। देवताओं का अनादर नहीं करना चाहिए, किताबें पढ़कर ही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड ये दोनों सही हैं, जो गद्यांश के मूल भाव को व्यक्त कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 8 क्या दिया गया है? गद्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। ठीक है, देखें डायरी का, तो अब आपके सामने
कितने रखे गए हैं? 5 है। निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से 4 प्रश्न रखे गए हैं, आपको 3 प्रश्न करने हैं। हर प्रश्न का उत्तर 25 से 30 शब्दों में देना है। इससे ज्यादा मत लिखिएगा। और एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिल रहे हैं, तो जब 3 प्रश्न करोगे तो आपको 6 नंबर मिलेंगे। चलिए देखिए क्या है। पहला प्रश्न है, डायरी का एक पन्ना पाठ के आधार पर लिखिए कि प्रशासन द्वारा क्रांतिकारियों के साथ किया गया व्यवहार आपकी दृष्टि में कहां तक उचित था। अब डायरी का एक पन्ना में आपने देखा कि पूर्ण स्वतंत्रता मनाने के लिए हर जगह से जुलूस निकले, उस जुलूसों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किए गए। तो आपके हिसाब से प्रशासन ने जो कार्रवाई करी, क्या वो सही थी? डायरी का पन्ना पाठ के अनुसार प्रशासन का क्रांतिकारियों के प्रति व्यवहार अनुचित और अमानवीय था। भाई वो जुलूस ही तो निकाल रहे थे, कोई प्रशासन की किसी संपत्ति को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे थे। क्योंकि वह देशभक्तों पर लाठीचार्ज, गिरफ्तारी और दमन चक्र चला रहा था। स्वतंत्रता की चाह रखने वाले क्रांतिकारियों के साथ ऐसा क्रूर व्यवहार करना पूरी तरह गलत था, जो संघर्ष और बलिदान की सराहना के बजाय उन पर अत्याचार कर रहा था। नेक्स्ट आते हैं, समाज के लिए अपने जीवन और प्रेम का बलिदान करने वालों को समाज याद रखता है। तातारा वामीरो कथा पाठ के आधार पर सिद्ध करिए। ठीक है, क्या दिया है? अब प्रेम के लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया, और आज भी अगर आप अंडमान निकोबार जाओ तो वहां तातारा वामीरो की कथा आपको सुनने को मिलती है। ठीक है, और उनके मरने के बाद भी वहां की परंपराओं में बदलाव हुआ। बिल्कुल सही है कि नहीं? तातारा वामीरो कथा के आधार पर यह सिद्ध होता है कि समाज के लिए अपने जीवन और प्रेम का बलिदान करने वाले हमेशा याद रखे जाते हैं। तातारा और वामीरो के प्रेम ने निकोबार में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया, जहां उनके बलिदान के कारण 2 अलग अलग गांवों के बीच विवाह संबंध स्थापित होने लगा और आपसी प्रेम सद्भाव बढ़ा। इस प्रकार उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया और आज भी उनके प्रेम और त्याग की कहानी समाज में जीवित है। ठीक है, तो काफी बदलाव भी हुए और आज भी उनको याद किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, शैलेंद्र सिनेमा की चकाचौंध के बीच रहते हुए भी यश और धन लिप्सा से कोसों दूर थे। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र पाठ के संदर्भ में सिद्ध कीजिए। देखिए क्या है, काफी टाइम तक वो गीतकार के रूप में फिल्म जगत में रहे, लेकिन जो उसकी चकाचौंध है, वहां धन को पाने की जो लोलुपता है, वो कभी भी शैलेंद्र के अंदर नहीं आई, क्योंकि शैलेंद्र ने अपना काम पूरी तरीके से तन्मयता के साथ किया और अपने काम पर वो ज्यादा ध्यान देते थे। इसीलिए देखिए, जहां पर एक जगह यहाँ पर दया शंकर जयकिशन ने बोला कि भाई आप 10 दिशाओं की जगह 4 दिशाएं कर दो। उन्होंने बोला नहीं, हम 10 दिशाएं हैं तो 10 दिशाएं ही रखेंगे, क्योंकि हम उथला ज्ञान जो है वो दर्शकों तक नहीं पहुंचाना चाहते। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने एक सच्ची भक्ति के साथ इस जगत में काम किया गीतकार के रूप में, कभी भी उसे धन कमाने का जरिया नहीं रखा। वो आत्मसंतुष्टि के लिए काम करते थे, इसीलिए उन्होंने सिर्फ एक फिल्म बनाई, सिर्फ अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए। तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र पाठ के अनुसार यह सिद्ध होता है कि शैलेंद्र ने सिनेमा की चकाचौंध में रहते हुए भी यश और धन लिप्सा से दूरी बनाई रखी। उन्होंने पैसों को बजाय कलात्मक मूल्य को अधिक महत्व दिया, यानी कि जो भी चीज है उसका जो ट्रेडिशनल वे है वो उसी वे में काम करते थे, जिसके कारण उन्होंने तीसरी कसम फिल्म में अपना सब कुछ लगा दिया और आर्थिक संकट का सामना किया। ठीक है भाई, उनके पास इतने पैसे नहीं थे और राज कपूर जी ने उन्हें इस चीज से अवगत भी कराया था, लेकिन तब भी उन्होंने अपना सब कुछ लगा दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए था। पर फिर भी फिल्म निर्माण को एक कला माना, सिर्फ वो एक कला थी, यही चीज वो मानते थे। चौथा प्रश्न है, अब कहा दूसरे के दुख में दुखी होने वाले पाठ के आधार पर लिखिए कि ऐसा क्या हुआ कि समुद्र अपने क्रोध पर नियंत्रण खो बैठा और उसका क्या दुष्परिणाम हुआ। अब भाई क्या हो रहा था, समुद्र की जमीन हथियाई जा रही थी। बड़े बड़े बिल्डर्स जो हैं वो समुद्र में धीरे धीरे जमीन बढ़ा रहे थे। इससे समुद्र क्रोधित हो गया, तो उसने 3 जहाजों को अलग अलग जगहों पर ऐसा फेंका कि वो एकदम पूरी तरीके से तहस नहस हो गए थे, है ना। बढ़ती आबादी और स्वार्थ के कारण बड़े बड़े बिल्डरों ने समुद्र की जमीन पर इमारतें बनानी शुरू कर दी, जिससे समुद्र अपने गुस्से पर नियंत्रण खो बैठा। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि समुद्र ने रात में अपनी लहरों पर 3 जहाजों को उठाकर 3 अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया, जिससे वे टूट फूट गए। तो उसको भी गुस्सा आया, गुस्सा शांत करने के लिए उसने ये काम किया।
ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं पृष्ठ संख्या 9 में। पृष्ठ संख्या 9 में आपके काव्य खंड के जो 7 अध्याय हैं, इन अध्यायों में से कहीं से भी एक काव्यांश रखा गया था और उसी पर 5 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए थे और आपको 5 करने होंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो कि पर्वत प्रदेश में पावस कविता यहाँ पर रखी गई है। क्या है? पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। ठीक, चलिए अब इस पर हैं आपके पास कितने प्रश्न? 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आए थे और आपको 5 करने होंगे। आए थे और ऐसे ही आपके आएंगे भी, क्योंकि सेम पैटर्न है पेपर का। चलिए, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश पंक्ति का अभिप्राय क्या है? पल पल मतलब बहुत जल्दी जल्दी, प्रकृति परिवर्तित मतलब बदलना, प्रकृति वेश यानी कि प्रकृति का स्वरूप देखने में बदल रहा है। चलिए देखते हैं। प्रकृति अपनी वेशभूषा बार बार बदल रही है, पर्वतों पर बादल बार बार रूप बदल रहे हैं, प्रकृति का रूप सौंदर्य पल पर नए रूप धारण कर रहा है, बादल बार बार प्रकृति को नया रूप प्रदान कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका सीधे सीधे तात्पर्य है कि प्रकृति का रूप सौंदर्य पल पल नए रूप धारण कर रहा है। मतलब अभी कुछ है, थोड़ी देर में अभी धूप निकल आती है, थोड़ी देर में बादल छा जाते हैं, फिर उसके बाद वर्षा होने लगती है, फिर बादल छट जाते हैं, कड़क धूप निकल आती है, बादल आ जाते हैं, पहाड़ दिखना बंद हो जाते हैं। तो इस तरीके से वहां पर बहुत जल्दी जल्दी रूप बदल रहा है। पर्वतों की आंखें किसे कहा गया है? जाहिर सी बात है, सहस्त्र दक्ष सुमन फाड़, यानी कि वहां उन पहाड़ों पर खिले हुए जो हजारों फूल हैं उन्हें पर्वत की आंखें कहा गया है। तो ये सीधे सीधे क्या है? पुष्पों को। नेक्स्ट आते हैं, तालाब की समानता दर्पण से किस आधार पर की गई है? चलिए, किस आधार पर? रूपाकार, चमक, पारदर्शिता या स्वच्छता। तो जो तालाब है उसे दर्पण किस बेसिस पे कहा गया? जाहिर सी बात है, पारदर्शिता, यानी कि वो उसमें रिफ्लेक्शन साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। इतना साफ पानी है कि उसमें अगर देखो तो साफ दिख रहा है। पर्वत ताल में क्या देख रहा है? जाहिर सी बात है, पर्वत अपना प्रतिबिंब देख रहा है। आकाश का प्रतिबिंब, रंग बिरंगे फूल, अपना विशाल आकार या बादलों का सौंदर्य। तो क्या देख रहा है वो? अपना विशाल आकार। पर्वत खुद अपना विशाल आकार उसमें देख रहा है। चलिए, 5वां प्रश्न है, प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने किसका वर्णन किया है? वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश की अलौकिक सुषमा का, यानी कि बहुत ज्यादा सुंदरता का, वर्षा ऋतु में रंग बिरंगे पुष्पों की सुंदरता का, पर्वतीय प्रदेश में पाई जाने वाली वनस्पति का, पर्वतों की तलहटी में पलने वाले तालाब का। तो जाहिर सी बात है, वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश में अलौकिक सुषमा का, जो उस समय इतना प्यारी सुंदरता हो जाती है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। चलिए, अब आ गए हम प्रश्न संख्या 10 पे। क्या है? काव्य खंड पर आधारित निम्नलिखित 4 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 25 से 30 शब्दों में दीजिए। तो अब यहाँ पर क्या है, जो आपके काव्य खंड के 7 अध्याय हैं उनमें से कोई भी 4 प्रश्न आपके पास रखे जाएंगे। आपको सिर्फ 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। हर प्रश्न का उत्तर आप 25 से 30 शब्दों में देंगे। एक प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 2 नंबर, तो जब 3 प्रश्न करोगे तो आपको मिलेंगे 6 नंबर। ठीक, चलिए देखते हैं। पहला है, तन और वस्त्रों की स्वच्छता तो साबुन पानी से की जा सकती है, स्वभाव को किस प्रकार स्वच्छ किया जा सकता है? कबीर की साखी के संदर्भ में लिखिए। स्वभाव को हम कैसे कर सकते हैं? जैसे उसमें निंदक नेड़ा राखिए, तो निंदक वह हुआ था, लेकिन इसके एक तो आप ये लिख सकते हो, इसके अलावा यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, अच्छे लोगों की संगति इसे कर सकते हैं, सब कुछ ये भी आप बता सकते हो। ठीक है, दोनों पॉइंट्स लिख सकते हो। कबीर की साखी के अनुसार तन और वस्त्रों की स्वच्छता साबुन पानी से संभव है, लेकिन स्वभाव की स्वच्छता अच्छे विचारों, सत्संग, सत्य और आत्मचिंतन से है। मनुष्य के मन का मैल प्रेम, करुणा और सद्गुणों को अपनाने से दूर होता है। सच्ची स्वच्छता आचरण में की पवित्रता में निहित है। अब ये सारी चीजें आती कैसी हैं? जब हम निंदक को अपने पास रखते हैं, क्योंकि निंदक हमारे स्वभाव की जो बुरी आदत, जो बुरी सोच है, बुरा स्वभाव है, उसको कहीं ना कहीं निंदा करके हमसे दूर करता रहता है। श्री कृष्ण की चाकरी करने के पीछे मीराबाई की क्या अभिलाषा थी? उनके दर्शन प्राप्त करना, है ना। मीराबाई की श्री कृष्ण की चाकरी करने की अभिलाषा थी कि वे सेवक बनकर कृष्ण के आसपास रहें, नित्य उनके दर्शन कर सके
और वृंदावन की गलियों में उनकी लीलाओं का गुणगान कर सकें। इसके अतिरिक्त वे चाकरी के माध्यम से भक्तिभाव रूपी अनमोल जागीर प्राप्त करना चाहती थी। तो मेन क्या था, उनके दर्शन करना और उनकी भक्ति भाव लेना। सॉरी। अनेक भारतीयों को मौत के घाट उतारने वाली तोप को संभाल कर क्यों रखा जाता है? तोप कविता के आधार पर बताइए। सबसे पहले तो अंग्रेजों के अत्याचार और उनकी दमनकारी नीति को समझाने के लिए, साथ ही साथ ये करने के लिए कि भविष्य में हम ये गलती ना करें जो अंग्रेजों को हमने पनाह देकर गलती करी थी। तो कई चीजें हमें ये तोप सिखाती है। तोप कविता के आधार पर तोप को संभाल कर इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह अंग्रेजों के अत्याचार और दमन का प्रतीक है जो भारतीयों के स्वतंत्रता संग्राम की याद दिलाती है। यह एक ऐतिहासिक विरासत है जिसे संग्रहालय में रखकर लोगों को अतीत के क्रूर शासन की याद दिलाई जाती है। आज यह तोप एक निष्क्रिय वस्तु बन गई है जिस पर चिड़िया बैठती हैं और बच्चे खिलौना समझते हैं, जो दर्शाता है कि कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, समय बदलने पर उसका अंत हो ही जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कर चले हम फिदा कविता में कवि ने युवाओं को राम और लक्ष्मण से क्यों संबोधित किया है? अब देखिए, धरती माँ को उन्होंने सीता से कहा, राम और लक्ष्मण जी ने सीता माता की सुरक्षा करी, उनका देखभाल करी, हमेशा ध्यान रखा। तो हम सभी का भी यही कर्तव्य है जो राम लक्ष्मण जी का था कि अपने देश की हम सुरक्षा करें, कहीं कुछ गलत हो रहा है तो उसके प्रति आवाज उठाएं, ये बहुत जरूरी हो जाता है ना। कवि ने युवाओं को राम लक्ष्मण कहकर इसलिए संबोधित किया है क्योंकि वह साहस, वीरता और कर्तव्य परायणता के प्रतीक हैं। जैसे राम और लक्ष्मण ने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए बलिदान दिया, वैसे ही देश के युवाओं को भी देश की रक्षा के लिए तत्पर रहना चाहिए। भाई, उन्होंने भी राजपाट छोड़ा, जंगल की जो कंडीशंस थी उनको सहा उन्होंने, कि वे अपने निजी स्वार्थों को त्याग कर भारत माता की पवित्रता की रक्षा करें और शत्रु रूपी रावण को भीतर आने से रोकें। शत्रु किसी भी तरीके से हमारी जमीन पर कदम ना रख पाए। अब हम आ गए हैं पृष्ठ संख्या 10 पे। यहां पर क्या दिया गया है, चलिए देखते हैं क्या है। पूरक पाठ्य पुस्तक संचयन पर आधारित निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 से 50 शब्दों में देने हैं। अब आपकी जो पूरक पाठ्य पुस्तिका है संचयन, उसके 3 अध्यायों में से 3 प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे और उसमें से आपको सिर्फ 2 प्रश्न करने हैं। एक प्रश्न का उत्तर आपको 40 से 50 शब्दों में देना है। एक प्रश्न के लिए मिलेंगे आपको 3 नंबर, तो जब आप 2 प्रश्न करोगे तो आपको कितने मिल जाएंगे? 6 नंबर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए देखते हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम 3 प्रश्न 3 अध्याय, तो सभी से पूछा जाएगा खाली 2 पढ़ ले। नहीं, मैं हर बार बोलती हूं कि आपको 3 चैप्टर ही पढ़ने हैं, ये ध्यान रखना। ठीक। हरियर काका पाठ में हरियर काका की तुलना मझधार में फंसी नाव पर सवार लोगों से किस आधार पर की गई है, स्पष्ट कीजिए। अब देखिए क्या है, उनकी जायदाद के लिए उनसे जहां ठाकुर भाड़ी का महंत उनके साथ जबरदस्ती कर रहा है, वही घर के पारिवारिक लोग भी उनके साथ वही जोर जबरदस्ती कर रहे हैं। तो वो उस मझधार में है, उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि मैं किस तरफ जाऊं, ठाकुर भाड़ी की तरफ जाऊं या घर वालों के साथ जाऊं। हरियर काका पाठ में हरियर काका की तुलना मझधार में फंसी नाव से इसलिए की गई है क्योंकि वे अपनी जायदाद को लेकर अपने परिवार और ठाकुर बाड़ी के बीच फंस गए थे। जैसे मझधार में फंसी नाव ना आगे बढ़ पाती है और ना किनारे लग पाती है, वैसे ही हरियर काका भी असमंजस और असहायता की स्थिति में है। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करें। उनके चारों ओर स्वार्थ और लालच का सागर था, जहां वे एक और परिवार तो दूसरी ओर धार्मिक संस्थानों से अपनी जमीन हड़पने की कोशिश में घिरे थे। मतलब घर वाले भी हड़पना चाह रहे थे और ठाकुर बाड़े के महंत भी हड़पना चाह रहे थे। तो उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि वो किसका साथ दे। सपनों के ऐसे दिन पाठ में अंग्रेजों द्वारा गांव के नवयुवकों को फौज में भर्ती कराने के लिए नौटंकी द्वारा उन्हें आकर्षित करने का उल्लेख किया गया है। ठीक है, क्या होता था, नौटंकी आती थी ना, और वहां पर फौज का आराम, ये सारी चीजें बताते थे और लोग आकर्षित होते थे और फौज भी शामिल हो जाते थे। वर्तमान समय में प्रचार प्रसार के तरीकों में क्या परिवर्तन आया? भाई, अब तो प्रचार प्रकाश के कितने आपके जो है तकनीकी जो है साधन आ चुके हैं। आपके पास इंटरनेट है, विज्ञापन है, होर्डिंग है, पैम्पलेट्स है, बहुत सारी चीजें हैं आप कर सकते हो, है ना।
सपनों के से दिन पाठ में नौटंकी के माध्यम से प्रचार का उल्लेख है जो पारंपरिक और स्थानीय था। मतलब पहले इसी तरीके से प्रचार प्रसार किया जाता था। वर्तमान में प्रचार प्रसार के तरीके तकनीकी विकास के कारण नाटकीय रूप से बदल गए हैं, पूरी तरीके से अपोजिट हो गए। और अब टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, मोबाइल जैसे मैसेज, यूट्यूब जैसे आधुनिक और व्यापक साधनों का उपयोग होता है। इन आधुनिक तरीकों से प्रचार अधिक प्रभावशाली और त्वरित हो गया है। मतलब तुरंत आप कर सकते हो और बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी, क्योंकि आज हर एक व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, तो वो जाहिर सी बात है सोशल मीडिया से, इंटरनेट से कनेक्टेड ही है और सूचना घर बैठे ही लोगों तक पहुंच जाती है। उसके लिए हमें कहीं जाना, पहले क्या होता था कि भाई नौटंकी आ रही है तो हम लोग को नौटंकी देखने जाना पड़ता था। अब क्या, घर में बैठे हो, मोबाइल देख रहे हो, उसी के अंदर सब कुछ टीवी में आ जाएगा, न्यूज़पेपर में आ जाएगा, हर एक तरीके से हमारे पास में आ जाता है। चलिए अब आते हैं टोपी शुक्ला पाठ में टोपी को लगातार 2 बार फेल हो जाने के जो कारण दिए गए हैं, क्या आप उनसे सहमत हैं? सहमत या असहमति दोनों स्थितियों में अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो कारण दिए गए हैं, या तो जब वो पढ़ने बैठता था तो उसको पढ़ने नहीं दिया जाता था, पहली चीज तो ये थी। दूसरा, उसको टाइफाइड भी हो गया था एक बार, कई कारण ऐसे बताए गए। तो हमें लगता है जो कारण दिए गए हैं वो सही है। अगर आप असहमत हो तो असहमति के कारण लिखोगे और फिर उसके बाद उसका भी रीजन दोगे कि क्यों। हाँ, टोपी शुक्ला पाठ में टोपी के लगातार 2 बार फेल हो जाने के कारणों से पूरी तरह सहमत हूं। ये कारण पाठ में बताए गए हैं और इनका जिक्र लेखक ने किया है। सहमति के कारण क्या है? पारिवारिक और सामाजिक दबाव। टोपी के परिवार के सदस्य उसे पढ़ाई छोड़कर अपने काम करने के लिए कहते थे। जब वह पढ़ने बैठता तो उसे बार बार घर के कामों के लिए पुकारा जाता था। इससे उसे पढ़ने का मौका ही नहीं मिलता था, जिससे वह पहले साल में फेल हो गया। ठीक है भाई, बच्चा पढ़ रहा है तो उसे पढ़ने दो, बार बार क्यों आवाज दे रहे हो, यहाँ आओ, ये करो, वो ले आओ, दुकान से ले आओ, ये कर लो। तो इससे टोपी जो है वो बैठ नहीं पाता था पढ़ने, और पता चला सामान लेकर आया, यहाँ आया तो उसका जो छोटा भाई था वो किताब कॉपी खराब कर देता था या फाड़ देता था, तो इस तरीके से वो पढ़ नहीं पाता था। दूसरा है स्वास्थ्य संबंधी समस्या। दूसरे साल उसे टाइफाइड हो गया। इस बीमारी के कारण वह ठीक से पढ़ नहीं पाया और परीक्षा नहीं दे सका। भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्रभाव। एक ही कक्षा में 2 बार फेल होने पर उसे दोस्तों का बिछड़ना पड़ा। भाई पहले उससे जो है, टोपी से पहले उसका फ्रेंड इफन जो है बिछड़ गया था, तो उसकी तो तकलीफ थी ही। अब जब वो एक क्लास में फेल हो रहा है तो उसके दोस्त तो आगे चले गए, तो वो बिछड़ने का भी गम रहता था। अध्यापक और साथ ही छात्र उसका मजाक उड़ाते थे, जिससे वह मानसिक रूप से बहुत परेशान हो गया था। अब निष्कर्ष है, टोपी का फेल होना सिर्फ उसकी लापरवाही का नतीजा नहीं था, बल्कि यह उसकी खराब परिस्थितियां, पारिवारिक दबाव, स्वास्थ्य समस्या और शिक्षा व्यवस्था की कमियों का मिला-जुला परिणाम था। इन सभी कारकों से सहमत हुआ जा सकता है, क्योंकि ये सभी कारण यथार्थवादी हैं। यानी कि प्रैक्टिकली अक्सर यही होता है। कभी कभी देखिए कोई बच्चा बीमार पड़ गया तो एग्जाम नहीं दे पाता तो बेचारा फेल हो जाता है कि नहीं। चलिए अब हम आगे प्रश्न संख्या 12, जहां से शुरू हो रहा है हमारा खंड घ। खंड घ हमारा रचनात्मक लेखन पर आधारित है, जहां पर अनुच्छेद लेखन, पत्र लेखन, सूचना लेखन, विज्ञापन लेखन और ईमेल लेखन और आपका लघु कथा लेखन। तो ये प्रश्न आने वाले हैं। तो प्रश्न 12 से लेकर 16 तक आपके पूरे के पूरे क्या रहेंगे? ये रचनात्मक लेखन। तो प्रश्न संख्या 12 में हमारे पास 3 अनुच्छेद दिए गए हैं। 3 में से कोई एक अनुच्छेद हमें लिखना है। अनुच्छेद आपको संकेत बिंदुओं के आधार पर लिखना है, यानी कि जो संकेत बिंदु दिए गए हैं इन्हीं को आपको अंदर लिखना है, वर्णात्मक तौर पे उसको लिखना है। लेकिन याद रखना है 120 शब्दों से ऊपर आप नहीं जाएंगे, और जो भी आप एक अनुच्छेद करेंगे उसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए तीनों हम आपको अनुच्छेद करा देते हैं। पहला है पर सेवा का सुख। पर सेवा की मतलब दूसरों की सेवा करने में जो सुख प्राप्त होता है। अब इसके लिए संकेत बिंदु दिए गए हैं। पर सेवा से अभिप्राय क्या है पहले आपको बताना है। पर सेवा से प्राप्त अनुभव यानी कि आपका एक्सपीरियंस आपको बताना पड़ेगा। फिर मानव जीवन की कृतार्थता, यानी कि आपने मानव जीवन में जन्म लिया, इस बात को लेकर आप कृतार्थ हैं, ये व्यक्त करते हुए बताना पड़ेगा। चलिए, पर सेवा का अभिप्राय है दूसरों की निस्वार्थ भाव से सहायता करना। यह सहायता किसी भी रूप में हो सकती है, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक या भावनात्मक। पर सेवा का मुख्य उद्देश्य दूसरों के दुख को कम करके उनके जीवन में सुख और शांति लाना है।
जब हम किसी जरूरतमंद की सहायता करते हैं तो उसके चेहरे पर आई मुस्कान और मन में उठी कृतज्ञता हमें एक अलग ही सुख का अनुभव कराती है। अब करके देखिए, कभी किसी की हेल्प करके देखिए, तो उस व्यक्ति का जो चेहरा होगा खुशी के मारे, उसको जो सेटिस्फेक्शन होगा, जब उसको हम एक्सपीरियंस करेंगे तो हमें बहुत आनंद आएगा। यह सुख भौतिक वस्तुओं या स्वयं के लिए किए गए कार्यों से प्राप्त नहीं हो सकता। पर सेवा से व्यक्ति को आत्मसंतोष, मन की शांति और जीवन में उद्देश्य का अनुभव होता है, यानी कि उसका उद्देश्य क्या है ये पता चलता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हृदय को गहराई तक स्पर्श करता है। सेवा भाव से प्रेरित व्यक्ति समाज में सम्मानित होता है और उसका जीवन एक प्रेरणा बन जाता है। पर सेवा के द्वारा मानव जीवन की कृतार्थता पूर्ण होती है, यानी कि हमने मानव जीवन में जो जन्म लिया इस बात को लेकर कृतार्थ हैं, और इसीलिए जब दूसरों की हम सेवा करते हैं तो उस कर्ज को कहीं ना कहीं थोड़ा उतारने की कोशिश करते हैं। जिस व्यक्ति ने अपना जीवन परोपकार से अलग में लगा दिया, उसे वास्तविक जीवन का अर्थ समझ लिया। मानवता का सच्चा आदर्श निस्वार्थ सेवा में ही है। यही जीवन की सार्थकता और वास्तविक उपलब्धि है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला। अब आ जाते हैं दूसरा, धरती का बढ़ता तापमान यानी कि ग्लोबल वार्मिंग। इस पे लिखना है आपको, संकेत बिंदु दिए गए हैं। तापमान बढ़ोतरी के कारण क्यों ये टेम्परेचर बढ़ रहा है ये आपको बताना है। फिर है बढ़ोतरी से उत्पन्न समस्याएं, क्या समस्याएं हो रही हैं। बढ़ते तापमान का समाधान आपको बताना है। देखिए क्या है, धरती का बढ़ता तापमान जिसे वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है, आज विश्व के सामने गंभीर समस्या के रूप में उभरकर सामने आया है। तापमान में यह बढ़ोतरी मुख्यतः मानव द्वारा किए गए प्रदूषण, अनियंत्रित औद्योगिक गतिविधियों, जंगलों की कटाई, जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग और ग्रीन हाउस गैसों के बढ़ते उत्सर्जन के कारण हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जैसी गैसें वायुमंडल में एक परत बना लेती हैं, जिसके कारण सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी के भीतर ही फंस जाती है और तापमान बढ़ने लगता है। बढ़ते तापमान से कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, जैसे ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्री जलस्तर में वृद्धि हो रही है। देखिए बताया जा रहा है ना कि आने वाले समय में मालदीव्स जो है वो डूब जाएगा। आपका क्या कहते हैं, बहुत सारे जो सिटीज हैं जो नियर बाय, जैसे मुंबई भी डूब जाएगा, ऐसा भी बताया गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां जब ग्लेशियर से सारी बर्फ पिघलेगी तो ये पानी सारा कहाँ आएगा? समुद्र में आएगा, और इस तरीके से समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा। जैव विविधता का ह्रास, अनियमित वर्षा, अकाल, सूखा, बाढ़ और मौसम में असमानता, इसका सीधा प्रभाव कृषि, मानव स्वास्थ्य, पशु पक्षियों और संपूर्ण जीवन चक्र पर पड़ रहा है। इस गंभीर स्थिति से निपटने के लिए नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग, वृक्षारोपण, पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली अपनाना है, कार्बन उत्सर्जन को कम करना है और वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण नीतियों को सख्ती से लागू करना आवश्यक है। यदि हम अभी कदम नहीं उठाते तो भविष्य में पीढ़ियों को इनका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अगर हम आज सावधान नहीं होंगे तो कल को हमारे आने वाले बच्चे या उनके आने वाले बच्चे जो हैं इसका खामियाजा उठाएंगे। अब ये जो टॉपिक आया है थर्ड वाला, मुझे लगता है कि ये मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सब बहुत अच्छे से कर सकते हो। देखिए क्या है, T20 विश्व कप 2024 का सबसे मनोरंजक मैच आपको लिखना है। ठीक है, जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग लिखा वो लगना है। चलिए लिखते हैं। मैच का परिचय दीजिए, मैच के रोमांचक पल लिखिए, विजेता टीम के साथ उल्लास, ये सारा लिखिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। इस टूर्नामेंट में मेरा अनुमान है कि सबसे रोमांचक मैच था इंडिया बनाम साउथ अफ्रीका का फाइनल मुकाबला। अब देखिए इसमें बहुत सारी वर्डिंग मैंने इंग्लिश में लिखी है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे मैम इंग्लिश में क्यों लिखा है, सिर्फ इसलिए ताकि मैं आपको ठीक से समझा सकूं, और आप कोशिश करना कि हिंदी में ही लिखना। ठीक है, मैच का परिचय इस प्रकार है। यह मुकाबला 29 जून 2024 को बारबाडोस के किंगस्टोन ओवल में हुआ था, जहां दोनों टीमें खिताब के लिए टकराई थी। मैच के रोमांचक पलों में शामिल है भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 176 7 विकेट पे 176 का विशाल स्कोर खड़ा किया था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका की टीम ने जब
चेंज शुरू किया तो उन्होंने शुरुआती झटकों के बावजूद पीछा बरकरार रखा। खासकर हेनरिच कैसल ने फाइनल में सबसे तेज अर्धशतक बनाया, जिसमें मैच पूरी तरह से खुल गया। अंत में जब दक्षिण अफ्रीका की अंतिम स्कोर में जीत के लिए 16 रन चाहिए थे, तब सूर्य कुमार यादव ने एक अद्भुत बाउंड्री कैच पकड़ा जो गेम का टर्निंग पॉइंट बन गया। विजेता टीम के साथ उल्लास का दृश्य भी बेहद यादगार था। भारत ने 7 रन में ये मैच जीतकर अपना दूसरा T20 कप खिताब अपने नाम किया। पूरे टीम और दर्शकों ने खुशी की लहर दौड़ गई। कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और टीम के अन्य सदस्यों ने जीत का जश्न मनाया, जबकि भावनाएं उमड़ पड़ी। इस प्रकार यह मैच न सिर्फ प्रतिस्पर्धा की चरम सीमा पर था, बल्कि हर गेंद, हर ओवर, हर कैच ने रोमांच को चरम तक पहुंचाया था। तो अब आपको जरूरी नहीं है कोई यही मैच अच्छा लगा हो, आपको कोई भी मैच जो इंडिया का अच्छा लगा हो आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं प्रश्न संख्या 13 पे, जहां पर आपके सामने दिए गए हैं 2 विज्ञापन और आपको दोनों में से करना है एक विज्ञापन। जो भी आप विज्ञापन करोगे उसके लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे। चलिए देखिए क्या है। निम्नलिखित में किसी एक विषय पर लगभग 40 शब्दों में आपको विज्ञापन लिखना, मतलब लिखने के लिए आपको सिर्फ 40 वर्ड से ज्यादा नहीं लिखना है, थोड़ा कलाकारी करना। विज्ञापन आपको पता है, विज्ञापन है, सूचना है, ईमेल है, ये सारी चीजें आपको बॉक्स में ही लिखनी पड़ती हैं। सोलर पैनल वाली कंपनी ऊर्जा की ओर से अपने उत्पाद की जानकारी देने और बिक्री बढ़ाने हेतु एक आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है। तो सोलर पैनल की एक कंपनी है ऊर्जा, उसके लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट रेडी करना है। तो सबसे पहले आपने बॉक्स बनाया, एक सोलर पैनल हमने यहां पर बना दिया है। ऊर्जा सोलर पैनल, ऊर्जा सोलर पैनल, रोशनी अपार, बिल आधा। अब आपको क्वालिटीज भी तो बतानी पड़ेंगी। उच्च गुणवत्ता, लंबी उम्र और अधिकतम बचत, पर्यावरण मित्र और आसान स्थापना। आज ही ऑर्डर करें, कोई भी फोन नंबर लिख दीजिए। ऊर्जा, आपके घर की हर किरण में विश्वास। ज्यादा नहीं लिखना क्योंकि 40 वर्ड्स दिए गए हैं। विज्ञापन में आपको खाली कलाकारी थोड़ी सी ज्यादा करनी पड़ती है, ध्यान रखिएगा, लिखना ज्यादा नहीं पड़ता। अब दूसरा विज्ञापन है, प्रदेश की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किए जाने की जानकारी देते हुए आकर्षक विज्ञापन तैयार करना है आपको। ठीक है, अब इसमें आप पहले बॉक्स बनाइए। प्रदेश सरकार की पहल मेधावी छात्र सम्मान योजना, गौरव का अवसर क्या है? प्रदेश सरकार 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को सम्मानित करेगी। छात्रवृत्ति एवं पुरस्कार दिए जा रहे हैं। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के लिए विशेष सम्मान है। आवेदन की तिथि है 30 नवंबर 2024। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। फोन नंबर दिया गया है, वेबसाइट दे दी गई है, ज्ञान ही शक्ति, मेधा ही सम्मान। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक बना दें, ज्यादा नहीं आपको यहां पर लिखना है, बार बार कह रही हूं। चलिए अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 14, जहां पर हमारे सामने दिए गए हैं 2 पत्र। दोनों ही औपचारिक पत्र हैं, आपको दोनों में से कोई एक पत्र करना है। और जो भी पत्र लिखेंगे वो करीबन 100 शब्दों का होना चाहिए, ज्यादा नहीं। और जो भी पत्र करेंगे उसके लिए मिलेंगे 5 नंबर। तो पहला पत्र देखते हैं क्या लिखना है। अपने विद्यालय में आयोजित होने वाले खेल दिवस समारोह में किसी विशिष्ट खेल में सम्मानित व्यक्ति को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करते हुए प्रधानाचार्य की ओर से पत्र लिखिए। अब आपको आपका के स्कूल का जो स्पोर्ट डे होने वाला है उसमें किसी को बहुत अच्छा सम्मान प्राप्त हुआ हो, राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला हो तो भी अच्छा है, या राजकीय पुरस्कार मिला हो, उसे आपको स्कूल में आमंत्रित करना है और प्रधानाचार्य की तरफ से आपको पत्र लिखना है। चलिए देखते हैं क्या है। सेवा में श्री राजेश कुमार, राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी, दिल्ली, भारत। दिनांक आप डाल दोगे, जिस याद रखना डेट वही पड़ती है जिस डेट को लेटर लिखा जाता है। विषय है खेल दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण। महोदय सादर नमस्कार। हमें ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारे विद्यालय में दिनांक 20 नवंबर 2025 को वार्षिक खेल दिवस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों में खेल भावना, अनुशासन और टीम आत्मा को प्रोत्साहित किया जाएगा। यानी कि आपको टीम आत्मा का मतलब होता है टीम स्पिरिट। ठीक है, आपके खेल जगत के उत्कृष्ट योगदान और देश के प्रति आपकी निष्ठा को ध्यान में रखते हुए हम आपको इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सादर आमंत्रित करते हैं। आपकी उपस्थिति से विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन होगा और उन्हें प्रेरणा मिलेगी।
हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने की कृपया करें। कृपया अपनी सहमति से अवगत कराने का कष्ट करें। भाई हमने आपको आमंत्रण तो दे दिया, मगर आप आएंगे कि नहीं आएंगे तो ये भी आपको देना है। साथ धन्यवाद आपका विश्वासी, नीचे हस्ताक्षर करिए। प्रधानाचार्य, सरस्वती विद्या मंदिर और संपर्क, क्योंकि भाई वो अपनी सहमति देंगे तो हमसे किससे में बात करेंगे, तो हमें अपना फोन नंबर देना पड़ेगा। चलिए दूसरा प्रश्न आ जाते हैं। अब दो में से आपको कोई एक करना है। दूसरा प्रश्न पत्र है, आपका नाम शोभित या शोभना है। ठीक है, अब आपका जो भी नाम हो, अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम शोभित हो गया है और आप लड़की हैं तो आपका नाम शोभना। भीषण गर्मी के कारण वैश्विक स्तर पर जंगलों में लगने वाली आग पर चिंता, यानी कि बहुत गर्मी में क्या होता है, जंगलों में अपने आप आग लग जाती है। उसके समाधानों पर विचार व्यक्त करते हुए किसी प्रतिष्ठित दैनिक हिंदी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। तो ये एक संपादकीय पत्र है, क्योंकि आप न्यूज़पेपर के संपादक को पत्र लिख रहे हैं। संपादक महोदय, दैनिक जनप्रकाश, नई दिल्ली। दिनांक डालेंगे भीषण गर्मी। विषय है भीषण गर्मी के कारण विश्व भर में जंगलों में लगने वाली आग पर चिंता और समाधान। फिर आप नीचे क्या लिखेंगे, महोदय सादर प्रणाम, मैं आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से विश्व भर में लगातार बढ़ रही जंगलों में आग की घटनाओं पर अपनी चिंता व्यक्त करना चाहती हूँ। हाल के वर्षों में ग्लोबल वार्मिंग के कारण तापमान में हुई असामान्य वृद्धि ने न केवल पर्यावरणीय संतुलन को बिगाड़ा है, बल्कि जंगलों में आग लगने के मामलों में भी भयावह बढ़ोतरी की है। सभी जगह लग रहा है, खाली ऐसा नहीं कि भारत में ही, विश्व के सभी देशों में आप देखेंगे लगता है। अमेज़न, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा से लेकर हमारे देश के उत्तराखंड तक जंगलों की आग से न केवल लाखों पेड़ पौधे नष्ट हुए हैं, बल्कि अनगिनत वन्य जीवों का जीवन भी संकट में पड़ गया है। वनों का विनाश धरती के फेफड़ों को नष्ट होना है। अब भाई धरती का फेफड़ा क्या है, ये जंगल ही तो है, उसी से तो वो सांस लेता है कि नहीं, जो सीधे सीधे मानव जीवन और उसके भविष्य को प्रभावित करता है। इस समस्या से निपटने के लिए निम्नलिखित कदम उठाना अत्यंत आवश्यक है। अब आपसे समाधान भी पूछे गए थे, तो चलिए ऐसे लिख लेते हैं। वैश्विक स्तर पर कार्बन उत्सर्जन पर नियंत्रण किया जाए, वृक्षारोपण और वनों के संरक्षण हेतु कड़े कानून बनाए जाएं, फायर अलर्ट सिस्टम और आधुनिक तकनीक का उपयोग बढ़ाया जाए, स्थानीय समुदायों को जंगलों की सुरक्षा में शामिल किया जाए, जो भी बहुत सारे एनजीओस काम करते हैं उन्हें किया जाए। आपसे अनुरोध है कि इस गंभीर विषय पर संपादकीय लेख एवं समाचारों के माध्यम से जन जागरूकता फैलाने में सहयोग करें। पर्यावरण की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद सहित आपका विश्वासी ई शोभना। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर लिख देंगे। अब आ जाते हैं प्रश्न संख्या 15, जहां पर हमारे सामने रखी गई हैं दो सूचनाएं। दोनों में से हमें कोई एक सूचना करनी है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 60 शब्दों में आपको सूचना लिखनी है। ज्यादा नहीं लिखना, कितना 60 वर्ड्स में लिखना है। तो जो भी आप सूचना लिखेंगे उसके लिए आपको मिलेंगे 4 नंबर। आप दिव्य या दिव्या हैं। अब अगर आप लड़के हैं तो आपका नाम दिव्य है, और अगर आप लड़की हैं तो आपका नाम दिव्या है। ठीक है, यहां पर देंगे। आप अपनी आवासीय समिति के कल्याण सचिव हैं, यानी कि अपने सोसाइटी के क्या हैं, सेक्रेटरी हैं। अपनी सोसाइटी में आयोजित होने वाले 7 दिवसीय योग शिविर की जानकारी देते हुए एक सूचना आपको तैयार करनी है। आपकी सोसाइटी में एक योग शिविर लग रहा है 7 डेज का, तो उसकी नोटिस आपको देनी है। सबसे पहले डालेंगे सूचना, सौभाग्यम कल्याण सोसाइटी। प्रिय निवासियों, सोसाइटी में 10 से 16 नवंबर 2025 तक 7 दिवसीय योग शिविर आयोजित किया जा रहा है। समय प्रातः 6 बजे से 7 बजे तक। स्थान केंद्रीय प्रांगण। योग गुरु सुश्री ऋतु शर्मा के मार्गदर्शन में प्राणायाम, आसन व तनाव मुक्ति सत्र होंगे। सभी से सहभागिता का अनुरोध है। धन्यवाद, दिव्या कल्याण समिति। ठीक है, तो आप सेक्रेटरी हैं, आप इस तरीके से लिख देंगे। नेक्स्ट, दूसरी सूचना हमें क्या लिखनी है। आप विद्यालय के विद्यार्थी परिषद के सचिव दिव्या हैं। तो अब आप क्या हो गए, विद्यार्थी परिषद के सेक्रेटरी। आर्थिक दृष्टि से कमजोर विद्यार्थियों की सहायता हेतु विद्यालय के पुस्तकालय में बुक बैंक की स्थापना की गई है। इस विषय में सभी विद्यार्थियों को इसकी जानकारी देते हुए एक सूचना तैयार करनी है। ठीक, बॉक्स बनाइए। सबसे पहले सूचना, मोरबी पब्लिक स्कूल। प्रिय विद्यार्थियों, यह सूचित किया जाता है कि आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की सहायता के उद्देश्य से विद्यालय के पुस्तकालय में बुक बैंक की स्थापना की गई है।
इच्छुक विद्यार्थी आवश्यक पाठ्य पुस्तकें एक शैक्षणिक सत्र के लिए निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तकें प्राप्त करने हेतु आवेदन 15 नवंबर 2025 तक पुस्तकालय अध्यक्ष को दें। धन्यवाद, दिव्या, सचिव विद्यार्थी परिषद। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर लिख देंगे। चलिए अब हम आ गए प्रश्न संख्या 16, जहां पर हमारे सामने एक ईमेल आया है और एक लघु कथा आया है। तो जो भी आप अच्छी तरीके से लिख सकते हैं उसको ही करेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारे पास में ईमेल। आप भैरव या भैरवी हैं, अपने क्षेत्र में सरकारी दवाखाना खुलवाने का निवेदन करते हुए नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को लगभग 80 शब्दों में एक ईमेल लिखना है। ठीक है, तो आप ईमेल लिखेंगे तो 5 नंबर मिलेंगे और लघु कथा लिखेंगे तो 5 नंबर मिलेंगे। दोनों में से आपको कोई एक करना है। तो ईमेल मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको बॉक्स बनाना है। तो आप जिसको लिख रहे हैं हेल्थ ऑफिस जयपुर @yahoo.com। ठीक है, आप जिसको भी लिख रहे हो वो लिखोगे। सीसी और बीसीसी हम छोड़ देंगे। अगर एक ही को हमें कई लोगों को भेजना होता तब हम कार्बन कॉपी करते, और अगर हम चाहते एक दूसरे को ना पता चले तब हम बीसीसी करते हैं। ठीक है, विषय हमारे क्षेत्र में सरकारी दवाखाना खोलने के लिए निवेदन। आदरणीय महोदय, सादर प्रणाम। मैं भैरवी न्यू नगर कॉलोनी की निवासी हूं। हमारे क्षेत्र में सरकारी दवाखाने का अभाव है, जिसके कारण निम्न आय वर्ग के लोगों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। निकटतम अस्पताल 8 किलोमीटर दूर स्थित है। सोचिए इतनी दूर है। अतः आपसे निवेदन है कि हमारे क्षेत्र में शीघ्र सरकारी दवाखाना स्थापित करने की कृपा करें। धन्यवाद, भैरवी, और नीचे संपर्क। ठीक है, अब संपर्क आप इसलिए दे रहे हो क्योंकि भाई दवाखाना स्थापित करना है तो आपसे भाई बात तो करनी पड़ेगी कि नहीं, इसलिए। चलिए अब अथवा करके हमारे पास एक लघु कथा है। रविवार का दिन था, माँ रसोई में खाना बना रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। पंक्ति को आधार बनाकर 100 शब्दों की एक लघु कथा लिखनी है। ठीक है, तो इसी पंक्ति के आधार पर आपको पूरी लघु कथा लिख देनी है। चलिए, तो हमने एक शीर्षक दे दिया अनमोल उपहार, क्योंकि हमारे दिमाग में एक कहानी चल रही थी, तो उसी आधार पर हमने शीर्षक दे दिया। रविवार का दिन था, माँ रसोई में खाना बना रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। माँ ने पूछा कौन है। बाहर से किसी अनजान की आवाज आई, दीदी कुछ खाने को मिल जाएगा। माँ ने दरवाजा खोला तो सामने एक गरीब बुजुर्ग महिला खड़ी थी। बदन पर फटे कपड़े, चेहरे पर थकान। माँ ने बिना कोई सवाल किए उसे अंदर बुलाया और कहा, आप बैठिए, मैं अभी खाना परोसती हूँ। माँ ने गरम गरम रोटियां और सब्जी उसकी थाली में परोसी। बुजुर्ग महिला ने कृतज्ञता भरी आंखों से माँ की ओर देखा और बोली, बेटी भगवान तुम्हारा भला करे, आज 2 दिन बाद पेट भरकर खाना मिला है। जाहिर सी बात है वो भूखी भी थी, गरीब भी थी। खाना खाकर महिला उठी तो उसने अपनी पोटली में से एक छोटा सा गमला निकाला जिसमें तुलसी का पौधा था। वह बोली, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, यह तुलसी तुम्हारे घर में सुख शांति लाएगी। माँ ने मुस्कुराकर तुलसी का पौधा स्वीकार किया। उस दिन माँ ने मुझे सिखाया, दान सिर्फ वस्तुओं का ही नहीं बल्कि भावनाओं का भी होता है, और सबसे अनमोल उपहार वही है जो दिल से दिया जाए। यानी कि हम लोगों को गिफ्ट तो देते हैं, लेकिन अक्सर हमारे मन में होता है, अरे ये अच्छी चीज है, मेरे पास रह जाती तो ज्यादा अच्छा था। अब आप पूरी भावनाओं के साथ अगर किसी को गिफ्ट कर रहे हो तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा क्लास 10th हिंदी कोर्स बी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, यानी कि 2025 का पेपर किस तरीके से आया था। कुछ इसी तरीके से आपका 26 का पेपर भी आना है। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं अभी घबराए हुए हैं कि मैम कैसे प्रिपरेशन करेंगे, तो जल्दी ही मैं आपकी 60 डेज स्ट्रैटेजी प्लान लेकर आऊंगी कि जब 60 दिन बचे रहेंगे तो कैसे हम पढ़ाई करेंगे। आप सभी को पता है कि 2 मार्च को पेपर है, तो पढ़ाई तो करनी है। तो आपका 2 जनवरी से हम एक 60 डेज स्ट्रैटेजी प्लान लेकर आएंगे कि कैसे आप पढ़ाई करोगे और फटाफट आपको सारी चीज़ें किस तरीके से तैयार करनी है। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, आपके सैम्पल पेपर्स हैं, आपके मैराथन्स हैं, क्विक रिवीजन हैं, और बाकी सारा सिलेबस तो मैं ऑलरेडी आपका कंप्लीट करा चुकी हूँ। तो आप उन्हें देखकर अपनी थोड़ी थोड़ी प्रिपरेशन तो शुरू कर ही सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जल्दी मिलेंगे, फिर से कुछ नया लेकर आएंगे आपके लिए, और साथ ही साथ 1 शॉट तो आपको मिल ही रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगली बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।